हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर का सिलसिला शुरू करते हैं। 1 से 15 अगस्त के बीच कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं रखते हैं। सेलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन है जिसे आपको पढ़ना चाहिए और इसमें मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि लगातार आप लोगों की डिमांड रहती है। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो कंटेंट है वो लगातार अवेलेबल होते रहें और आपको उसे कहीं खोजना ना पड़े। और उसके साथ जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन में आज कुछ क्या है और इसके हिसाब से आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। हालांकि बाद में हम आंसर पर डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मुश्क बुद्धजी चावल, मुश्क बुद्धजी चावल जो हाल ही में खबरों में रहा, कहाँ उगाया जाता है? ये जो चावल का नाम है, जो प्रजाति है, आपको बतानी है कि ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ इसको उगाया जाता है। मुश्क बुद्धजी चावल। आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी असम और डी उत्तर प्रदेश। बिहार, जम्मू कश्मीर, असम और उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सी वो जगह है जहाँ पे मुश्क बुद्धजी चावल जो हाल ही में खबरों में रहा, खबरों में क्या क्यों रहा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको बताना है कि ये कहाँ उगाया जाता है। इसकी आप जो है बताइए आंसर क्या है। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो हम इसके डिस्कशन पे चलेंगे कि आखिरकार मुश्क बुद्धजी चावल की चर्चा यहाँ पे क्यों हो रही है। इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ये जो चावल है जम्मू एंड कश्मीर में उगाया जाता है। जैसा कि आप चावल की प्रजाति भी देख रहे होंगे तो एक उर्दू शब्द का जो आभास है वो उसमें आ रहा होगा। इसको हाल ही में जीआई लेवल मिला है, भौगोलिक संकेतक मिला है। जीआई क्या होता है उसके बारे में अलग से पढ़ लीजिएगा। तो इसलिए ये फिलहाल चर्चा में था क्योंकि इसको जीआई लेवल का दर्जा मिला हुआ है। ये छोटा है, मजबूत और सुगंधित चावल है जो कश्मीर के ऊंचे इलाकों में उगाया जाता है। तो इस तरह से ये जो चावल है काफ़ी पौष्टिक है और इसे जीआई लेवल मिला है, जीआई टैग मिला है। और मुश्क बुद्धजी कहाँ उगाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसीलिए जीआई टैग मिलने के बाद यह चर्चा में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की महिला वेट लिफ्टर को राज्य सरकार ने एक पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति दी है। इनका चयन किस पद के लिए किया गया है? एक महिला वेट लिफ्टर है जिनका चयन किया गया है। आपको बताना है कि पुलिस में कौन सी पोस्ट उनको दी गई है। सरकार ने उनको उनके खेल के प्रतिभा को देखते हुए, जिस तरह से उन्होंने प्रदेश का नाम पूरे इंटरनेशनल समुदाय में रोशन किया है, उसकी वजह से उसे नौकरी दी है। किस पद पर चयनित किया गया है ये आपको बताना है। पहला है, ए है पुलिस उपनिरीक्षक, बी है पुलिस उपाधीक्षक, सी है सहायक उपनिरीक्षक और डी है पुलिस निरीक्षक। पहला पुलिस उपनिरीक्षक, दूसरा पुलिस उपाधीक्षक, तीसरा सहायक उपनिरीक्षक और चौथा पुलिस निरीक्षक। इनमें से किस पद पे उनका चयन किया गया है, किस पद की नौकरी उनको दी गई है, ये आपको बताना है। सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और नहीं तो चलते हैं हम इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार वो कौन सा पद है। तो ये है सहायक उपनिरीक्षक, जिसे हम इंग्लिश में एएसआई की पोस्ट कहते हैं। एएसआई जिसके कंधे पे सिंगल स्टार लगा होता है वो होता है एएसआई, जिसके कंधे पे डबल स्टार लगा होता है वो होता है सब इंस्पेक्टर, और जिसके कंधे पे ट्रिपल स्टार लगे होते हैं वो होता है इंस्पेक्टर, जिसे हम निरीक्षक या टीआई के नाम से जानते हैं। तो इन्हें नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि जिस तरह से राजनांदगांव की रहने वाली ज्ञानेश्वरी यादव ने बहुत ही अच्छा काम किया है, वेट लिफ्टर में बहुत सारे मेडल्स दिलाए हैं देश को, प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है, तो इसलिए उन्हें एएसआई के पद पर नौकरी दी गई है। तो खेल और खिलाड़ी को ज़्यादा मौका देने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए खेलों में नौकरियां दिए जाने की प्रथा रही है और उसी के तहत ज्ञानेश्वरी यादव को एएसआई की पोस्ट मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 के वसुंधरा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? वसुंधरा सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है, वर्ष 2000 से ही ये दिया जा रहा है लगातार। आपको ये बताना है कि इस बार किसे सम्मानित किया गया है वर्ष 2023 के वसुंधरा सम्मान से। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सुधीर सक्सेना, ऑप्शन बी संजय नैयर, ऑप्शन सी विनय पाठक या ऑप्शन डी विनोद वर्मा। इन चारों में से कोई एक सा ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि वो सही आंसर क्या है। सुधीर सक्सेना, संजय नैयर, विनय पाठक या विनोद वर्मा। वसुंधरा सम्मान 2023 का वसुंधरा सम्मान किसे दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसुंधरा सम्मान से क्वेश्चन आते रहे हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। आंसर सही है आपका ए सुधीर सक्सेना। इन्हें 2023 के वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है। स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में और लोक जागरण के लिए 2023 का वसुंधरा सम्मान वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक सुधीर सक्सेना को प्रदान किया गया। अब ये जो अवार्ड है ये किस लिए दिया जाता है? स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी की स्मृति में और लोक जागरण के लिए ये सम्मान दिया जाता है। अब देवी प्रसाद चौबे जी क्या हैं? आपको याद होगा, जो साजा है, साजा विधानसभा, वहाँ के विधायक हैं रविंद्र चौबे जी। हालांकि फिलहाल अभी वो छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री भी हैं। तो ये उनका परिवार है, उनकी स्मृतियों को संजोए रखने के लिए ये सम्मान लगातार दिया जाता है। और जो इसका इस बार निर्णायक समिति थी
उसके जो अध्यक्ष हैं वो दिवाकर मुक्तिबोध, इनकी अध्यक्षता में चयन किया गया सुधीर सक्सेना का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत के संसद में चयन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहते हैं तो सबसे पहले तो आपको बहुत ही सावधानी से उस क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता होती है, ताकि क्वेश्चन पढ़ने में कहीं कोई गलती ना हो। लंबा क्वेश्चन होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा सावधानीपूर्वक इसे पढ़ने की आवश्यकता होती है, इसलिए आप पढ़िए ध्यान से। भारत की संसद में चयन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इस एक लाइन से हमें समझ में आ गया कि ये हमसे किस बारे में पूछ रहा है, चयन समिति के बारे में पूछ रहा है। पहला कथन है, चयन समिति एक तदर्थ या अस्थायी समिति है। एक तदर्थ या अस्थायी समिति है जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है, जैसे कि किसी विशेष विधेयक की जांच करना, और उसके बाद ये भंग कर दी जाती है। कथन एक कहता है कि चयन समिति एक तदर्थ या अस्थायी समिति है जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही स्थापित की जाती है, और जैसे ही उसका उद्देश्य खत्म हो जाता है उसके बाद यह भंग कर दी जाती है। कथन दो है, यह समिति पूरी तरह से विपक्ष के सांसदों से बनी है जिसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं। यह समिति पूरी तरह से विपक्ष के सांसदों से बनी है जिसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको यह बताना है कि उपरोक्त कथनों के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए, कथन एक व कथन दो दोनों सही हैं। कथन दो कथन एक के लिए सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, कथन एक व कथन दो दोनों सही हैं। कथन दो कथन एक के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए बोलता है कि पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, और जो दूसरा है वो पहले के लिए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कहता है कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी कथन दो जो है पहले कथन के लिए सही नहीं है। ऑप्शन सी कहता है कि कथन एक तो सही है लेकिन कथन दो गलत है। और ऑप्शन डी कहता है कि कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। अब इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कि आखिरकार सही क्या है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन जो पूछा है उसको भी ध्यान से देख लिया। अब आपको बताना है कि इनमें से चारों में से सही क्या है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और एक क्वेश्चन कोई स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये एक करंट अफेयर के रिलेटेड में एक क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसमें एक चयन समिति को गठन करने की मांग की गई थी, और इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। तो पॉलिटी के लिहाज से चयन समिति के बारे में आपको जानना जरूरी है। आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो हम इसका डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सही आंसर आखिरकार इसका क्या है। तो यहाँ पे है उत्तर सी, सही आंसर। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। देखिए, राघव चड्ढा जो कि आप पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने दिल्ली सेवा विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। अब प्रवर समिति एक तदर्थ या अस्थायी समिति है जो किसी विशेष उद्देश्य, जैसे किसी विशेष विधेयक की जांच के लिए गठित की जाती है और उसके बाद भंग कर दी जाती है। अब इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो सदस्य हैं वो विपक्ष के ही रहेंगे, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। ये एक ऐसी समिति है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही गठित की जाती है और उसके बाद भंग कर दी जाती है। तो इसलिए कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। तो उत्तर सी, आंसर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जायद तलवार अभ्यास, एक अभ्यास है, युद्धाभ्यास, जिसका नाम है जायद तलवार। आपको बताना है कि भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया। भारत और किसके साथ एक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया। द्विपक्षीय का मतलब दो देश हैं, तो एक कंट्री तो अपनी भारत हो गई, प्लस दूसरी कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी सऊदी अरब, या ऑप्शन डी यूएई। ओमान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब या यूएई, इनमें से वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने जायद तलवार अभ्यास किया था। सही आंसर बताइए, नहीं तो हम इसका डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। और इसका सही आंसर है जायद तलवार अभ्यास यूएई के साथ हुआ था। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात ने द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार आयोजित किया था। इस उद्देश्य का उद्देश्य था दोनों नौसेना के बलों के बीच अंतर संचालनीयता और सहयोग को बढ़ावा देना है। ये था यूएई, जायद तलवार यूएई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस दृष्टिबाधित एथलीट ने चाइना में आयोजित होने वाले एशियन पैरा एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। छत्तीसगढ़ के एक एथलीट हैं जो दृष्टिबाधित हैं, तो इन्होंने एशियन पैरा एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। तो आपको बताना है वो एथलीट कौन है जो दृष्टिबाधित हैं, छत्तीसगढ़ की हैं और एशियन पैरा एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। ऑप्शन है आपके ए मालविका बंसोड़, बी ईश्वरी निषाद, सी पूनम रजवाड़े या डी मोनिका सिदार।
मालविका बंसोड़, ईश्वरी निषाद, पूनम रजवाड़िया, मोनिका सिद्धार्थ। ये 4 आपके ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या है ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। नहीं पता तो हम इसके चलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। अगर आपको आंसर पता है तो उसे लिख के जरूर बताइए, क्योंकि जितनी बार आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। सही आंसर है ईश्वरी निषाद। ये वो दृष्टिबाधित एथलीट हैं जो पैरा एथलीट जिन्होंने जो है आप जाके एशियन पैरा एथलेटिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? महासमुंद की रहने वाली हैं। ये हांगझू में 22 अक्टूबर से आयोजित होने वाले एशियन पैरा एथलेटिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। ये भी आपको याद रखना होगा कि एशियन पैरा एथलेटिक्स कहाँ पे होंगे, तो हांगझू में होंगे। 22 अक्टूबर से शुरुआत है। ईश्वरी निषाद महासमुंद की रहने वाली छत्तीसगढ़ की दृष्टिबाधित एथलीट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हाल ही में देखा गया माया ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है? हाल ही में देखा गया माया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ देखा गया, किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है, ये आपको बताना है कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली किस मंत्रालय से संबद्ध है। ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का मंत्रालय, ऑप्शन सी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, और यह ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन फिर से देखिएगा। ऑप्शन ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, या ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। इन चारों में से वो कौन सा मंत्रालय है जहाँ पे माया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया या कार्यान्वित किया जा रहा है या जिसका उपयोग किया जा रहा है? सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नहीं तो हम चलते हैं इसका डिस्कशन की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है रक्षा मंत्रालय। इन्होंने माया को बनाया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने उसको सुचारू भी कर दिया है, उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। रक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बढ़ते साइबर और मेलवेयर हमलों के बीच रक्षा मंत्रालय ने विंडोज़ ओएस को माया ओएस में बदल देगा। नया ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म उबंटू पर आधारित है। मालिकाना सॉफ्टवेयर के विपरीत हर किसी को ओपन सोर्स कोड को संपादित करने, संशोधित करने और उपयोग करने की स्वतंत्रता है। तो एक तरह से ये एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षा मंत्रालय ने माया को डेवलप किया है, जो विंडोज़ ओएस है उसको धीरे धीरे चेंज कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम माया हो जाएगा और इससे आपको सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, या जहाँ भी रक्षा मंत्रालय इसका यूज़ करना चाहे वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा फुल प्रूफ हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में देखी गई नीराक्षी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताना है कि नीराक्षी क्या है। ऑप्शन ए है टॉर्पीडो पुनर्प्राप्ति और प्रक्षेपण पोत, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित एक आइस ब्रेकर, ऑप्शन सी स्मॉग वायुशोधक, या ऑप्शन डी मानव रहित पानी के नीचे का वाहन। टॉर्पीडो पुनर्प्राप्ति और प्रक्षेपण यानी कि लॉन्चिंग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित एक आइस ब्रेकर, ऑप्शन सी है स्मॉग वायुशोधक, या ऑप्शन डी मानव रहित पानी के नीचे का वाहन। इनमें से नीराक्षी क्या है ये आपको बताना है। सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नहीं पता तो हम चलते हैं इसके डिस्कशन की तरफ। देखिए, नोट करते रहिए और अपना अलग से नोट्स बनाते चलिए। तो ये जो नीराक्षी है ये मानव रहित पानी के नीचे का वाहन है। इसे लॉन्च किया गया है हाल ही में। ये अपनी तरह का पहला ऑटोनॉमस अंडर व्हीकल एसयूवी है, एयूवी है, इसे हम एयूवी कहेंगे, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। इसका नाम क्या है? नीराक्षी। इसका उपयोग क्यों किया जाएगा? खदानों का पता लगाने, खदानों के निपटान और पानी के नीचे जो सर्वे है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी जो क्षमता है 4 घंटे की है और 300 मीटर तक की गहराई तक ये जा सकता है। यहाँ पे उस कंपनी का नाम है जिसने इसे बनाया है। लेकिन फिलहाल क्या जानना है हमें, नीराक्षी क्या है? ये ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, यानी कि मानव रहित पानी के नीचे का वाहन। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आज के लिए थे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का लेवल आपको पसंद आया होगा। इससे मैंने नेशनल और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के दोनों पोर्शन है उसको इंक्लूड किया था। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है ताकि आपको मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने और समझ में आने के लिए एक अभ्यास हो सके, आप उसे पढ़ सकें। तो इस तरह से क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है जैसा कि आप लगातार मांग कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। जल्दी मिलूंगा कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।